नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील, कोरोना से बचाव के लिए सीएम ने की अपील, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि स्वरोजगार अपनाएं, कोरोना आपदा को अवसर में बदलें, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड कैंपा योजना में 10,000 लोगों के रोजगार का रास्ता साफ, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने दी मंजूरी। दवा व्यापारी से लूट व जीवा के शॉप सूट समेत 3 लोग गिरफ्तार, करने वाले थे एक और वारदात। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। बाबा की नगरी में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, तीर्थयात्रियों के खिले चेहरे, तापमान में भी भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि वीडियो के साथ लिखा है कि कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान में आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों से भी अपील की है। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। उत्तराखंड में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार अपनाएं, कोरोना आपदा को अवसर में बदलें, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने 40% डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी इस समय स्वरोजगार पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वरोजगार पर आप बजट का 40% खर्च करेंगे। अगर हम पूरे राज्य में देखेंगे तो 250 करोड़ रुपया है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, और लगभग 300 करोड़ रुपया एमएसएमई से हमने रखा है स्वरोजगार में। तो ये मौका है हमारे पास। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस आपदा को हम अवसर में बदल सकते हैं, और अवसर में बदलने का ये मौका आज आपकी सरकार आपको दे रही है। इस अवसर का आप लोग लाभ उठाए हैं, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद उत्तराखंड निवास निर्माण का मुआयना करने भी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ इश्यू थे। तो जो पहला हमारा इश्यू था, कोविड के कारण लगभग 6.5 लाख के करीब लोग उत्तराखंड के आंतरिक जो हमारे कस्बे हैं, शहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रोजगार की चिंता राज्य सरकार ने की है और उसके लिए तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हमने राज्य में लॉन्च की हैं। ऐसे ही जो कैंपा फंड होता है हमारा, उसमें भी हमने 10,000 लोगों के रोजगार के लिए एक योजना भारत सरकार को बनाकर भेजी है। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर आए थे। अन्य गतिविधियों से बाहर कर दिया गया था, तो हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि इसको वन जो गतिविधियां हैं
या इसको वानिकी गतिविधि में पुनः सम्मिलित करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी। उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के कारण, विशेषकर बंदर, सुअर और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय जिसे कहते हैं, वन्य जीव और मानव संघर्ष है, इसको रोकने की दृष्टि से, वनाग्नि रोकने की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से कुल एक 262 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए हमने भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा है। राजधानी देहरादून में नाबार्ड के सहयोग से सहकारिता सशक्तिकरण पर विषयक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री धन सिंह रावत सहित नाबार्ड अध्यक्ष जी.आर. छिंदला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड राज्य को नाबार्ड द्वारा किसानों को क्या लाभ मिला और शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने राज्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे चलेंगे, आज उनसे बात करेंगे। मंत्री, सबसे पहले तो के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज नाबार्ड के सहयोग से जैसे सहकारिता के विषय को लेकर आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, किस तरह से देखते हैं इनके कार्यों को आप? सबसे देखिए, नाबार्ड ने 102 हमारे साधन सहकारी समितियाँ जो बहुउद्देशीय हैं, उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए देने का जो हमको काम दिया है, और वो भी 1% पे देंगे। तो हम किसी की DPR 2 करोड़ की बनेगी, किसी की 2.5 करोड़ की बनेगी, किसी की 1.5 करोड़ की बनेगी। आज उनके अध्यक्ष और सचिवों को यहाँ बुलाया गया था और आज नाबार्ड के चेयरमैन भी यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर 500 समितियाँ भी पैसा लेना चाहती हैं नाबार्ड से तो देने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 4 लाख किसानों को 0% पे हम ऋण दे चुके हैं, जो कि किसानों की आय डबल करने हमको। कोई डेयरी के लिए ले रहा है, कोई पशुपालन के लिए ले रहा है, कोई बकरी पालन के लिए ले रहा है, कोई मसाले के लिए ले रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि सारे किसानों ने जिनने भी हमसे 0% पे ऋण लिया है, उनकी आय दुगनी निश्चित रूप से हुई है। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचली क्षेत्रों में भी ठंड महसूस की जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अब उन्हें बर्फबारी का आनंद भी मिल रहा है। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी से तीर्थयात्रियों के खिले चेहरे। तापमान में भारी गिरावट, बढ़ी ठंड। बाबा की नगरी में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ की चोटियों पर बिछी सफेद चादर। दरअसल केदारनाथ धाम में अचानक से मौसम ने करवट ले ली, जिसके बाद हल्की बर्फबारी शुरू होने लगी और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है और निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया।
हर दिन धाम में 2 से 2,500 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। केदारनाथ धाम की चोटियों में हर दिन बर्फबारी हो रही है, जबकि धाम में आज ही बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम के अलावा निचले क्षेत्रों का मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठंड ने अब निचले क्षेत्रों में भी दस्तक दे दी है। लोग अब सुबह साया गर्म कपड़े पहनने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में भीषण ठंड पड़ने शुरू हो गई है। केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जिससे केदारनाथ की चोटियां अब हिमपात के कारण सफेद नजर आ रही हैं। धाम में बर्फबारी से तीर्थयात्रियों के चेहरे पे तो मुस्कान खिली है, मगर पुनर्निर्माण कार्य पर असर पड़ रहा है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य जोरों पे चल रहा है और अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सीमेंट वर्क में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि धाम में बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में श्रद्धालु अपने साथ गर्म कपड़ों के साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचे। इस वर्ष की प्रथम बर्फबारी श्री केदारनाथ धाम में और इस बर्फबारी के साथ साथ श्री केदारनाथ धाम के मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आप सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से, यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े और अपनी व्यवस्था के साथ श्री केदारनाथ धाम में आएं। जय श्री केदार। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मां भगवती देवी दुर्गा की शक्ति साधना को समर्पित नवरात्र के इन पावन दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। असुरों पर क्रोधित होकर प्रहार और अपने भक्तों पर ममता का स्नेह लुटाने वाली देवी का ऐसा ही संयुक्त स्वरूप मौजूद है धर्म नगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर। जी हाँ, यहाँ मां का चंडी रूप में जाना जाता है। पूरे नवरात्र में देश के कोने कोने से भक्तों की अपार भीड़ इस मंदिर में जुटती है। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो मां चंडी देवी मंदिर पर वर्ष भर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन दिनों में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मां चंडी देवी मंदिर हरिद्वार नगरी के दक्षिण में शिवालिक पर्वत पर स्थित है। यहाँ 2 मार्गों से पहुँचा जा सकता है। एक मार्ग पैदल है तो दूसरा रोपवे। पैदल मार्ग से चढ़ाई करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। दूर दूर से आए श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। वहीं रोपवे से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ के शिखर पर मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के जितने चेहरे हैं, देवी मां के चमत्कारों की उतनी ही कहानियां। कुछ भक्त देवी को संतान का सुख देने वाली देवी कहते हैं, तो वहीं कुछ भक्त परिवार में सुख शांति धन धान्य की वर्षा होने की बात कहते नहीं थकते। चंडी देवी मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। बिना थके बिना रुके श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर हैं। बहुत अच्छा लगा है, माई के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा है और माई से हाथ जोड़ के विनती करी है हमेशा के लिए। ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। देवी मंदिर आते हैं कनखल से, रोज आते हैं डेली और बहुत हाँ जी छठा नवरात्रा बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरे व्रत करके माता रानी दर्शन देती है। बहुत खुले अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह माता के दर्शन करके व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ की सजावट भी अच्छी है, भक्त भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। चंडी देवी मंदिर के महत्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। मां भगवती यहाँ रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी और चंडी चौदस को यहाँ पहुंचकर माता की आराधना करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के जो अश्विन के नवरात्र आते हैं वो माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए ही विशेषकर बताए गए हैं। और जो माँ चंडी देवी के जो मंदिर है, माँ भगवती यहाँ पर 2 रूपों में विराजमान है।
एक रौद्र रूप में, रुद्र चंडी के रूप में है, जो क्रोध का रूप है भगवती का, और एक शांत रूप है जो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्रों में विशेषकर यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, चंडी चौदस, जो विशेषकर यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है और माँ का विशेष दिन भी कहा गया है। तो पुराणों में भी यही बताया गया है कि जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ माँ मंदिर के दर्शन करता है, पूजन करता है, हवन करता है, पाठ करता है, भंडारा करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में भी और वैसे भी विशेषकर जो भगवती जो है सभी की कुल देवी है, और देश विदेश से भी, देश से तो हमारे यहाँ आते ही हैं, विदेशों से भी काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और सभी लोगों का यही रहता है कि भाई नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना, माँ के दर्शन हो सके। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यूं तो माँ भगवती के देश भर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन हरिद्वार का माँ चंडी देवी मंदिर भी माता के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी निगरानी कमेटियां रिपोर्टों का अवलोकन कर उनकी अलग अलग रिपोर्ट कोर्ट में 31 अक्टूबर तक पेश करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि निगरानी कमेटियों ने जब अस्पतालों की निगरानी की तो एम्स के डायरेक्टर व एसके हल्द्वानी ने कमेटी के डॉक्टर्स, स्टाफ और नर्सों की कमी की बात कही। आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत बनानी और सच्चिदानंद डबरार ने क्वारंटीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं, जिसके चलते हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए कि वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी तक 4 रिपोर्टें आ गई हैं कमेटियों की, और सरकार ने सिर्फ केवल अपना रिस्पांस पहली रिपोर्ट में ही दिया है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, 4 रिपोर्टें आई हैं, उनके प्रति उनका रिस्पांस क्या है उसके बारे में बताएं। हमने यह भी बताया कि हर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। रिपोर्ट्स में लिखा गया है, डायरेक्टर एम्स और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के सीएमओ ने भी यह मांग करी है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को बढ़ाया जाए। लालकुआ गोला नदी की जल्द ही चुगान का काम शुरू हो जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। साथ ही नदी से होने वाला चुगान दूर दराज तक भी पहुंचता है। लालकुआ गोला नदी से होकर करीब 1 दर्जन गेट बंद पड़े हैं, जिनको 1 अक्टूबर से खोला जाना था, पर वन विभाग और वन निगम की लापरवाही के चलते अभी तक चुगान का काम शुरू नहीं हो पाया है। गोला नदी में काम करने वाले लगभग सभी दूर दराज के मजदूर अपने अपने गेटों में पहुंच चुके हैं, पर विभाग की लापरवाही के कारण मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। वहीं वाहन मालिकों के आगे भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों का कागज लगभग 1 महीना हो गया, कागज जमा हो गए, टैक्स पड़ रहा है, और सारी लेबर, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है लेबरों की। ये लेबर का पूरी लेबर, 500 लेबर जहाँ तहाँ से दूर दरार से आकर के यहाँ पर नदी में आ गए, जिनके पास राशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और कम से कम 1 महीना ज़्यादा ओवर हो गया, क्योंकि लोगों को पता था कि 1 अक्टूबर को नदी खुलेगी। 1 अक्टूबर को खुली इसलिए नहीं, बताया जा रहा है कि विभाग की तरफ से कि इनका पैसा जमा नहीं है। तारीख को नदी खुल जाएगी। हम लोग वहाँ से अपना लेबर लेकर के आ करके आज हमारे आज ये 31 तारीख हो गया, हमें आशा पर लेबर पर इतनी बीमारी में उसमें हमने नेट पर देखा, लेबर अपने पूर्व इलाके से, मऊ से, बलिया से हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो कि आज 500 लेबर ये हमारे झाला डाल कर के अब भुखमरी आ चुकी है। कोई हमें चारा नहीं, कोई हमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है। भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोग जुर्माना देने में के लिए राजी नहीं है या उपलब्ध नहीं है, या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद वो वाहन जो है फिर राज्य सरकार के वाहन हो जाएंगे और उस व्यक्ति के वाहन नहीं आएंगे।
डोईवाला में एयरपोर्ट से सटे वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने के लिए वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद जहां एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ और तमाम सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता अब एयरपोर्ट के वन क्षेत्र और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन का सहारा ले रहे। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि जंगल और पेड़ों का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार के लिए काटा जाना है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विश्वास दिलाया है कि जंगल के जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके साथ पर 2 गुने पेड़ दूसरी तरफ स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खुशहाली और विकास के लिए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाकर बड़ा बनाने का काम होना है। इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इससे जो लोग पर्यावरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें राज्य का हित भी सोचना चाहिए। देहरादून के एयरपोर्ट का महत्व केवल पर्यटकों के लिए और आने वाले लोगों के लिए नहीं है, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग जो पहले यहाँ पर विस्थापित होकर आए हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाए? इस तरह का षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। बेरीनार के पॉलिटेक्निक कॉलेज को सरकार ने फिर से खुलने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों सहित कांग्रेसी नेताओं ने खुशी जताई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक निर्वलिया के नेतृत्व में पिछले दिनों पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया था और कॉलेज नहीं खुलने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी गई। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।